अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 2025 की खूबसूरत यादें। 2025 क्या हमें देकर गया, क्या लेकर गया। 2025 में अदालती मामलात, जो कानूनी मामलात हैं वो कैसे रहे, मईशत के लिए कितने बड़े चैलेंजेस थे, सिक्योरिटी जो हमारे मामलात हैं या सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कितनी चैलेंजिंग रही हमारे लिए। इसके साथ साथ सियासत के लिए 2025 कितना अच्छा साल रहा, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, क्या हमारी कुछ सियासी गलतियाँ थीं या फिर हमने कुछ सीखा, जो लेसन हैं उनको सीख कर 2026 के लिए हमारी क्या उम्मीदें हैं। इस सब पे डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है रियासत अली आज़ाद साहब, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जर्नल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, माहिर दिफाई सिक्योरिटी आलिम उमूर, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। आज हम बात करें कि 2025 कैसा गुजरा। 2026 जो कि नया साल आ रहा है, नई उम्मीदें लेकर आ रहा है, उम्मीदों की किरणें लेकर आ रहा है, लेकिन 2025 जो कि इख्तिताम पजीर हो रहा है उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया। अच्छा, रियासत के एतबार से, सिक्योरिटी चैलेंजेस के एतबार से हमने कितने चैलेंजेस का सामना किया है, मैं आपसे बात करूँगी जनरल साहब। लेकिन पहले मैं रियासत साहब से ज़रा जानना चाहूँगी कि कानूनी हवाले से अमेंडमेंट्स, आईनी तरामीम, कानून की जंगें 2025 सर कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे डॉक्टर साहब ये कहूँगा कि अगर आईनी एतबार से अगर आप इसका एनालिसिस करें या कानूनी हवाले से या पार्लियामेंट और अदलिया के रोल के हवाले से, तो और स्पेशली अगर मैं सिर्फ अदलिया का कहूँ तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतना भारी साल जो अदलिया पे गुजरा, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक इदारा जो कि लेकिन अब कहते हो गया 2025 में हो गया। मैं यही कह रहा हूँ कि 2025 में स्पेशली अदलिया को बिल्कुल एक रोल बैक कर दिया गया। उसका रोल सोसाइटी के अंदर, उसके अख्तियार, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक स्याह तारीख के तौर पर ये एक स्पैन ऑफ टाइम जो इसको याद रखा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अदालतों का वजूद, अदालतों के अख्तियारात, अदालतों की आज़ादी, जजों की आज़ादी, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा बाय वर्चू ऑफ 26वीं और 27वीं तरमीम ख़त्म हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप अभी अगर मैं एक सूबे की हद तक अगर बात करूं तो जो पंजाब प्रॉपर्टी एक्ट अभी आया, जो पहले ऑर्डिनेंस था, उसने तो बिल्कुल ही जो अदलिया थी उसका अगर कोई सिर्फ नाम लेके भी कोई दिल को सुकून पाता था कि अदलिया है तो वो भी ख़त्म होगी, उन्होंने वो भी अख्तियारात लेके ब्यूरोक्रेसी को दे दिए। जो एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया के हवाले से तो ये साल 24 से स्टार्ट हुआ और स्पेशली 25, ये तो बिल्कुल मैं ऐसा समझता हूँ कि अदलिया एक जो उसका वजूद था वो एक ख़त्म होने के बराबर रह गया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े कि अगर आपको फेडरेशन के ख़िलाफ़ जाना हो, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो, फेडरेशन का इंटरेस्ट हो या किसी और का इंटरेस्ट हो, वो अगर आप अदालत में ले जाएं, सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और इवन FCC तक, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट तक, तो वहाँ पे आपको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। आज की जो अदलिया है इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इनके पास जो आज़ाद मंश या इंडिपेंडेंट जजेस जिनको हम कहते थे कि रूल ऑफ लॉ की है बात करेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वो यकीन कर जाए। मैं तो कम अज़ कम इस पे बहुत अफसुर्दा हूँ और मेरा दिल बहुत खफा है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे दिन भी देखने थे कि पाकिस्तान के अंदर, और इसमें रोल किसी और का नहीं, पहला बुनियादी रोल अदलिया का अपना है इसकी बर्बादी के अंदर, और दूसरा पार्लियामेंट का है। वो इसलिए कि वो इस्तेमाल होते हैं, और जब तक पार्लियामेंटेरियन इस्तेमाल होते रहेंगे, पार्लियामेंट इस्तेमाल होती है, ऑफ कोर्स भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि ये सीटें आप PTI को दें, रिव्यू में जाते हैं और वो जजमेंट नहीं आ जाती, उसमें कहते नहीं जी PTI तो इंटाइटल नहीं। और भाई PTI की सीटें फिर आपने दूसरी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज को किस लॉ के तहत दी? तो पहले तो वो जो उसका मेजॉरिटी का बनना, 2/3 मेजॉरिटी कैसे बनाएगी, फिर उसके जरिए आइन को अमेंड करना, ये सारी चीजें पूरी कौम के सामने। और फिर इस्लामाबाद में एक जज साहब मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिन्होंने 3 हलकों के केसेस सुने, जबकि उनका केस, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया है कि जिस सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वहां पे स्टे है और उन्होंने स्टे एक्सटेंड भी कर दिया है, और यहाँ की मौसूफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने सिंगल बेंच ने पहले ये कोवरेंटो रेट सुनी, भैया ये मैंने कम अज कम बिट ऑफ लॉ, मेरी जहन, मेरा सोच, मेरी फिक्र, मेरी फहम उसमें आता ही नहीं। चलें जी,
चले जाना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा वाले से 2025 कैसा गुजरा, उस पर रियासत अली आज़ाद साहब बड़ी आज़ादी से बात कर रहे थे ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे। जाना साहब, सिक्योरिटी चैलेंजेस के हिसाब से मैं बात करूँ 2025 बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। इंडिया ने ये जो वॉर का एडवेंचर करने की कोशिश की, इंड का जवाब हमने पत्थर से दिया। बुनियान मरसूस भी हमने 2025 में देखा, बड़ी कामयाबी मिली पाकिस्तान को, बड़ी इज्जत मिली। इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, दहशत गर्दी के जो वाक़यात पेश आते रहे, KP की बात करूँ, बलूचिस्तान की बात करूँ, इस हवाले से 2025 बड़ा चैलेंजिंग गुजरा, आप एग्री करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा रियासत अली आज़ाद साहब की खिदमत में सलाम, और इट इज़ ऑलवेज प्लेयर बीइंग एट शो विद हिम। देखिए, पाकिस्तान का 2025 जो है वो स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट है उसमें पाकिस्तान की रेलेवेंस इस्टेब्लिश हुई है। जी, पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप जो हमारे नेबरहुड में बैठी हुई है, मोदी का, कि उसने एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को फराम की। और पाकिस्तान लकी है कि पाकिस्तान की कौम ने, पूरी नेशन ने अपनी मिलिट्री के साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और रिस्पॉन्ड किया। एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान सामने आया जो आज स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट बना है जी, जिसकी री इंटीग्रेशन हुई है इनटू मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड इनटू दिस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसकी री इंटीग्रेशन हुई है। 2005-6 के बाद जब हम देखते हैं कि सिविल न्यूक्लियर डील हुई इंडिया की और वॉशिंगटन की, तो सिंस दैट पाकिस्तान को FPAC में डाला गया। ओबामा के टाइम में FPAC पॉलिसीज बनाई गई और सिर्फ टेररिज्म और सिक्योरिटी रिलेटेड। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंटली डील किया जा रहा है, और जितनी स्क्वीज इंडिया हुआ है जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, उसको जब कहीं लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिले तो उसने लैंड किया काबुल की एक छोटी सी स्ट्रिप के ऊपर। तो टुडे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज मोर रेलेवेंट। स्ट्रेटेजिक जो इसकी कामयाबी है, जो हमारा रिलेशनशिप री एस्टेब्लिश हुई है विद अमेरिका, वो किसने आगे जाना है, अभी टेस्ट है टाइम के। फिर आप वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में सामने आए हैं, आपको एक रोल मिला है। आप पहलगाम से एक रात पहले तक, जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च नहीं किया था, यू वर नोवेयर इन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। प्रेसिडेंट JD वैंस कह रहे थे कि जी ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, और फिर आप देख रहे हैं कैसे अमेरिका ने स्क्रैम्बल किया इंडिया की ख्वाहिश के ऊपर, और पाकिस्तान का जिक्र आज बार बार हर जगह पे हो रहा है। उसके बाद फिर आपको देखे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी सऊदी अरेबिया के साथ हो रही है, तुर्किया के साथ आपकी पार्टनरशिप है, चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब आपने ये ऑपरेशन को पाया, तकमील पहुंचाया, और चाइना आपका ऑलवेज डिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर और ज्यादा मजबूत हुए हैं। वो तो अभी आपने क्राफ्टली सारी चीजों को लेकर चल रहा है कि आप कैसे लेकर जाते हैं। फिर वॉर ऑन टेरर के ऊपर अगर आप आ जाएं तो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और अफगानिस्तान के कोलैबोरेशन की जो थ्रेट है पाकिस्तान को, एटलीस्ट मिलिट्री कामयाबियां हो रही हैं, स्लोली हो रही है बट हो रही हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई है कि क्लैरिटी ऑफ द पॉलिसी, कि हमने इनके साथ अब चलना कैसे है। गुड बैड तालिबान की बातें भी होती रही, सेटलमेंट की बातें भी होती रही, एक कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी रही है पास्ट में। यानी आपके मुताबिक 2025 में हमने ये भी सीखा कि हमने इनके साथ अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी हिकमत अमली को, अपनी सोच को कैसे तब्दील करके चलना है। जी बिल्कुल, हमने सीखा है। अभी स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ चलना होगा। बाकी पीस विद इन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने चीजें ठीक करनी है। रियासत साहब भी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मैं ये नहीं कहता कि बहुत आइडियल सिचुएशन है, बट मैं ये कहूंगा कि हम सिर्फ क्रिटिक करके रुक ना जाएं जी, चीजें ठीक करनी है, सब इदारों को मजबूत करना है हमने, पाकिस्तान तभी मजबूत होगा। पीस विद इन विल इंश्योर द पीस विदाउट। आई थिंक उस तरफ हमें सबको बढ़ना होगा, अपना अपना रोल अदा करना होगा। एंड आप देखेंगे कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन द फ्यूचर कमिंग टाइम्स एक मजबूत पाकिस्तान के तौर पर सामने आएगा। अच्छा, मैं चूंकि आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी ब्रेक से पहले, तो मोहम्मद अली दुरानी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन जाना जाहिद साहब को चूँकि कहीं जाना है, तो जाना साहब मैं अगला सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, फिर आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी और फिर बाकी मेहमानों से कंटिन्यू रखूँगी प्रोग्राम को, गुफ्तगू को। तो जाना साहब, फ़ौज के हवाले से हमने देखा कि बड़ी डिवीजन सामने आई, सोशल मीडिया कुछ अकाउंट्स जो कि माना जाता है, कहा जाता है कि एक पार्टी के अकाउंट्स हैं, लेकिन वो पार्टी अक्सर ये कहती है कि हमें नहीं पता कौन चला रहा है बैठ के
اکاؤنٹس بڑی گتھی بنی رہی. فوج کے حوالے سے بہت زیادہ غلط قسم کی باتیں, افواہیں, خبریں, جو اہم شخصیات ہیں ان کی تصاویر, پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال, جس طرح یہ سب کچھ ہوتا رہا آپ کے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا سال کچھ بہتر ہوگا؟ کیونکہ فوج نے جس طرح بنیان المرصوص میں کامیابیاں سمیٹیں اور بہت سے معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ جو اکاؤنٹس ہیں پھر ان میں کچھ اکاؤنٹس پکڑے گئے, پھر کچھ لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے, وہاں بیٹھ کے وہ پاکستان کے لوگوں کی کس طرح ذہن سازی کرتے ہیں, ان کے مائنڈ کیسے پولوٹ کرتے ہیں, چیزوں کو کیسے تبدیل کر کے پیش کرنے کی, اپنے نظریے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سال اس چیز میں تھوڑا بہتر ثابت ہوگا کہ ایسے لوگ اور ان کی جو پلاننگ ہے وہ کسی حد تک ناکامی کی طرف جائے گی؟ جی دیکھیے, پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ جو ہمارے انٹرنل فشرز ہیں ان کو کریٹ کیا جائے, اسٹیبلش کیا جائے. وٹ از ٹرینٹی آف وار ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹرینٹی آف وار یہ ہے کہ عوام, فوج اور حکومت یہ مل کر وار لڑتی ہیں. پاکستان از امڈ وار, پاکستان ایک جنگ لڑ رہا ہے. آپریشن سندور جو ہے نا جی وہ جاری ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی شکل میں اور آگے بڑھے گا. ملٹرائزیشن ہو رہی ہے, ریجن میں کانفلکٹ بڑھے گا, اور ایک آدھ امتحان سے ابھی ہم نے اور گزرنا ہے. انشاءاللہ وہاں بھی کامیابی ہوگی. تو اس پاکستان کی وار کو کمزور کرنے کے لیے, which is a national activity, اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہے کہ عوام میں اور فوج کے اندر ایک دراڑ پیدا کی جائے. کسی بھی ملک کا جو سٹرکچر ہے پیس اینڈ وار کا, وہ ایک ہی چیز پر منحصر ہے کہ عوام اور افواج کا ملاپ, اس کو توڑا جائے. تو جو بھی فار دا پولیٹیکل ریزن, پولیٹیکل پولرائزیشن یا اپنے پرسنل اکنامک ریزن جو سوشل میڈیاز اور ان چیزوں سے وہ کرنا چاہتے ہیں, یا جس ریزن کے لیے بھی کرتے ہیں, اچھا کچھ تو وٹنگلی اور کچھ انوٹنگلی پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اینڈ موسٹلی اٹ از بیکاز آف دی ایکسٹرنل اپلیکیشن ہے. وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کو کمزور کرنا چاہیں گے. یہ ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. باقی چیزیں اپنے اپنے آبجیکٹیو دیکھیں سامنے رکھیں. ہم نے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرنا ہے, انٹرنل پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے, اداروں میں جان ڈالنی ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں جان ڈالنی ہے, ڈیموکریسی میں جان ڈالنی ہے, تاکہ یہ جو ملٹری کا انوالومنٹ کی باتیں کرنا, اس کے اوپر کریٹیک کرنا, یہ چیزیں ہی ختم ہو جائیں. اس کے لیے سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی. آپ پاور میں آ کے انجوائے تو کرنا چاہتے ہیں پاور کو, لیکن اپنی ذمہ داریوں سے آپ دور رہنا چاہتے ہیں. اٹ کانٹ ہیپن. کریٹیک سے بھی نہیں ہو جاتا. اور پاسٹ میں انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے, تھوڑے سے ہمارے ٹرینڈ رہتے ہیں کہ جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو آپ بڑا آسانی سے سو کال, جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اس کے ہر چیز, ہر فیلئر کو بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان مضبوط ہوگا, ریاست مضبوط ہوگی تو ہماری سیاست بھی مضبوط ہوگی, ہماری سیکیورٹی بھی مضبوط ہوگی, اکنامکس بھی مضبوط ہوگی. 21ویں صدی ہے. یو کانٹ, یہ جو یوتھ ہے نا جی, میں تو خود ایک ادارے سے منسلک ہوں جو تعلیم و تدریس سے منسلک ہوں, تو میں اس یوتھ کو بڑے کلوزلی آبزرو کر رہا ہوں. دے آر ناٹ ٹیکنگ دس وے کہ جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک سب کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی, اپنے اپنے اسپیس کریٹ کرنی ہوگی اور رسپانسبلٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہوگا. نو انڈیویجول از بگر دین اینی انسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل پارٹی, اینڈ نو پارٹی از بگر دین دی اسٹیٹ. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. خون سے دھویا جا رہا ہے اس گن کو. ہماری جو شہادتیں, ہماری جو قربانی ہے, چاہے فوج کی ہوں, پولیس کی ہوں, یہ نیشنل قربانی ہے, یہ پاکستان کی قربانی ہے, یہ پاکستان کی شہادتیں ہیں, یہ پاکستان کے بچے ہیں. ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے اور سب نے دوسروں کے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے, تاکہ ایک فنکشنل پاکستان 26 میں تب بھی کامیاب ہوگا جب آپ ان پہ بلٹ آن کریں گے جو 2025 میں آپ نے کامیابی حاصل. چلیں جی, مجھے بریک پہ جانا ہے. محمد علی درانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے, باقی مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. محمد علی درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا اور عابد سراری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کو وارم ویلکم, اور ریاست علی اعزاز سے ہمارے سے کنٹینیو کریں گے. بریک سے پہلے جنرل زاہد محمود صاحب کو بھی آپ سن رہے تھے, جن کو کہیں جانا تھا, ان کی کمٹمنٹ تھی, تو میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا. میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی جی اب آپ سے. محمد علی درانی صاحب, ہم بات کریں 2025 کی کہ کیسا گزرا قانونی اعتبار سے, سیکورٹی چیلنجز کیا تھے, معیشت کے حوالے سے بات کریں گے عابد سراری صاحب سے. سیاست کے حوالے سے سر درانی صاحب, آپ نے بڑے پروگرامز کیے ہیں, 2025 میں بھی میرے پروگرام میں شرکت کی ہے, تو سیاست کے اعتبار سے 2025 آپ کو کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاست کے اعتبار سے اگر 2025 کو دیکھیں تو میرا خیال ہے جتنی اس سال میں ہمیں قومی سطح کے اوپر کامیابیاں ملی ہیں اور جتنے ہمارے پرانے دکھوں کا مداوع ہوا ہے, لیکن سیاست نے ہمیں بہت ہی وہ کیا ہے, مایوس کیا ہے, رسوا کیا ہے, اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تکلیف دہ
सूरत-ए-हाल डेवलप की है, क्योंकि सियासत जो होती है वो पब्लिक की विल और पब्लिक की ओपिनियन से आगे चलती है, और सियासी लीडर जो होते हैं, जो हुकूमत बनाते हैं, उनकी जॉब गवर्नेंस की होती है। और गवर्नेंस का मतलब ये है कि अच्छा निज़ाम जो है मुल्क के अंदर कायम, मुल्क की मईशत को चलाना, मईशत को इस्तेहकाम देना, पब्लिक को इंसाफ देना, अदलिया को मजबूत करना। तो मैं समझता हूँ कि वो सारे बिल्कुल जो 2025 की जो सारी सुकून और ठंड, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा तो जो 50 साल 56 साल का दुख था, जो कि दिल पे एक उसकी तरह 70 से अब तक बैठा हुआ था, इस मशरकी पाकिस्तान की तकसीम का और भारत की जो के हाथों जो तजलील हमें सहनी पड़ी थी, उसका मदावा जो है वो 2025 में हुआ है। और इस खूबी से हुआ है कि पूरी कौम और पाकिस्तान की अफवाज, उन सब ने मिल के जो है मेरिट के ऊपर और पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जो है पाकिस्तान को इज्जत और उसकी तौकीर वापस दिलवाई। तो इस लिहाज से तो बहुत, मतलब मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मुझे तो वो अपने वालिद के वो आंसू नहीं भूलते थे, क्योंकि वो कायदे आजम के गार्ड भी रहे हुए थे एज स्टूडेंट, और उन्होंने बहुत तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था। जब 71 का सानिया हुआ तो मतलब मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा उनकी आंखों में जो है दुख और उसके आंसू देखे। तो मुझे तो ऐसे लगा कि इस मार्का हक के बाद हमने उस दुख का मदावा जो है, मतलब गालबन वो मतलब अगले जहान में। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप चूंकि इस पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के हवाले से 1971 और अपने वालिद के हवाले से आपने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है। बट बहुत से लोग हैं, एक हमसफ़र गज़ल है गाने की सूरत में भी आपने सुना होगा उसको, वो जो लिरिक्स थे बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि वो शायर ने बांग्लादेश और पाकिस्तान का ये जो मामला हुआ था उस हवाले से लिखे थे, जिसकी कुछ लाइनें मुझे याद आ गई। अदावतें थी तगफ़ुल था रंजिशें थी मगर, अदावतें थी तगफ़ुल था रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई ना थी, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी। जी दुरानी साहब। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे। मतलब ये है कि ये जो हम सफर, मतलब हम मेरे तो क्योंकि हमारे घर पाकिस्तान था ना, पाकिस्तानियत थी, तो जो दुख हमने मशरकी पाकिस्तान का किया, हम कभी उसको बांग्लादेश नहीं मान सके दिल में, बांग्लादेश बन गया, और कभी उस दुख का कोई जख्म मुंदमिल भी ना हो सका। लेकिन इस दफा जो है ना सिर्फ वो दुख मुंदमिल हुआ, बल्कि उसके बाद जो बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस में एक रिवाइवल आया है, मैं समझता हूँ कि हम अपनी तारीख के अंदर इस रिवाइवल को अगर 25 से मंसूब ना करें तो ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। और ये एक ऐसा ताल्लुकात का रिवाइवल हुआ है कि वो जिन्हें मतलब निस्फ सदी तक हमारा दुश्मन बनाने की कोशिश की, पता चला वो तो हमारे भाई थे, और वो भाई ऐसे थे कि आज उनकी आंखों में हमारे लिए मोहब्बत है और हमारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत है। मतलब वो जो एक वक्ती दरार डाली गई थी, वो आहिस्ता 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 जो है मुंदमिल होती हुई नजर आ रही है। तो ये भी 2025 का ही एक वो है, अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बाकी जहां तक सवाल है, जो दुख है 2025 का, वो ये है कि ना सियासतदान समझे, ना हुक्मरान समझे, ना वो एलीट कैप्चर और एलीट क्लास ऑफ पाकिस्तान समझी कि ये पाकिस्तान उनका है। हुक्मरानों ने नहीं माना कि ये पाकिस्तान उनका है, एलीट क्लास ने नहीं माना ये पाकिस्तान उनका है, और ना ही वो इसके अंदर अपनी 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 जायदादें बनाने के लिए तैयार हैं, ना ही वो अपने पैसे यहाँ रखने के लिए तैयार हैं। उनका सब कुछ मुल्क से बाहर है और वो मुल्क से बाहर ही रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम का जहां तक सवाल, तो फिर खुद भी मुल्क से बाहर चले जाए ना, यहाँ बैठे क्यों हुए हैं? बस अल्लाह, यही सियासत की इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कि वो लोग जिनकी जायदाद, जिनका कारोबार, जिनके मफादात मुल्क से बाहर हैं, जिनके मफादात वाकई मुल्क से बाहर, उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। जिनके मफादात, मोहब्बतें, सब कुछ मुल्क से जुड़ा हुआ है, वो रहे मुल्क में, और उनको तो बल्कि इक़्तिदार के लिए बैन ही कर देना चाहिए कि मतलब वो जो चलो बिजनेस कर लें, अगर यहाँ कुछ कमाते हैं चले हमें भी टैक्स दें और कमा लें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन चोरी करके ना ले जाए, लालचों में
कच्चे पक्के से ना ले जाए। सर फिर ये सवाल तो फिर अदालतों से भी बनता है ना, बड़ा एहतराम करती हूँ मैं आला अदलिया का, मैं एहतरामन पूछना चाहती हूँ, रियासत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि आप लोग जब अल्लाह लान टीवी पे बैठ के कहते हैं, अब किसी का नाम आप ना आप ले रहे हैं, ना मैं ले रही हूँ, ना कोई और नाम लेके बात कर रहा है, एक जनरल बात हो रही है कि जी आप कह रहे हैं मुल्क से बाहर लोग चोरी करके ना ले जाएं पैसे, तो फिर वो चोरी पकड़नी किसने होती है? छोटा चोर पकड़ा जाता, बड़ा चोर फड़िया नहीं जानता। आपसे पूछ रही हूँ सर। देखिए उसमें बुनियादी तौर छोटे छोटे चोर आपने लॉकअप में बंद किए होते हैं, वो अक्सर ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई हमने छोटी चोरी की, हम पकड़े गए, बड़े बड़े चोर भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं होता, ये इंसाफ। और फिर लोग इंसाफ का तकाजा करते हैं, फिर जब लोग गमो गुस्से का इजहार करते हैं, गलत करते हैं, उनको नहीं पता कि तौहीन अदालत कर रहे होते हैं, समझ बूझ रखने वाला बंदा सोच समझ के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि तौहीन अदालत का मैं मुर्तकिब ना हो जाऊं। लेकिन फिर वो क्या करे ना, वो जब वो दोहरा मेयार देखेगा, दोहरा स्टैंडर्ड देखेगा, दोहरा इंसाफ देखेगा, तो वो कहेगा कि ये क्या। अब जो अदलिया उसकी तौहीन का आप सोच ही निकाल दें, आप दिमाग से निकाल दें कि किसी के ख़िलाफ़ उनके अंदर इतनी सख्त हो या ताकत होगी कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सके। अब अदलिया तो अदलिया रही नहीं। जो आपने सवाल उठाया उसके बुनियादी डॉक्टर साहब रीज़न ये कि जब तक मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, तो फिर इसी तरह का निज़ाम और इसी तरह का कि जैसे आपने फरमाया कि बड़े चोर निकल जाते हैं, छोटे पकड़े जाते हैं। जब आर्टिकल 25 ट्रू सेंस में इस मुल्क के अंदर नाफज होगा, जब अदलिया आज़ाद होगी, जब वो ये नहीं कहेगी कि इसकी शक्ल खूबसूरत इसकी नहीं है, ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी अक्रॉस दी बोर्ड। जब अदलिया आज़ाद होगी और मेरिट पे फैसले करेगी तो फिर आपको मेरिट भी नजर आएगा मुल्क के अंदर भी। जब बदलिया को आप लिटा देंगे, उसको घुटनों पे ले आएंगे, तो फिर इसी तरह का निज़ाम लूला लंगड़ा जो आपको आज नजर आ रहा है, ये इसी वजह से। चूंकि किसी भी मुल्क की आप अगर रीढ़ की हड्डी आप समझें कि उसकी मईशत ने बूम किया हो, उस मुल्क की सियासत ने बूम किया हो, उस रियासत ने बूम किया हो, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक है कि आज़ाद अदलिया। जिस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया नहीं है वहां पे इसी तरह का निज़ाम होगा और इसी तरह की लोग गुफ्तगू करेंगे, और वो अदलिया उसके पास इतना भी अख्तियार नहीं होगा कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी कर सके। चलिए ठीक है जी। आबिद सुरैरी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आबिद साहब, मईशत के हवाले से ये साल कैसा रहा? अक्सर हम दावे करते हैं जी हमने मईशत के मैदान में या इकॉनमी में हमने इन चैलेंजेस पे काबू पा लिया, ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। तो आपको लगता है कि 2025 में वाकई हमने मईशत के हवाले से एक बहुत अच्छा और बेहतरीन साल गुजारा? डॉक्टर साहब, ये डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ खड़े हो के किस से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम पिछले साल की निस्बत इस साल को देखते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सुरैरी साहब, यकीनी तौर पे आपका जो कंपैरिजन है वो आपके साथ ही होता है कि पिछले साल हम कहाँ खड़े थे, इस साल हमने कितना बेहतर किया या कितने हम लॉस में गए, हम अपने आप को अपने साथ ही कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जो भी सियासतदान आता है, जो किसी से हुकूमत लेता है, कोई दूसरा टेन्योर आता है, दूसरा हुक्मरान आता है, वो फिर जमात कहती थी पुराने दौर में ये चल रहा था, हमने चीज़ों में बेहतरी की। और अक्सर पुराने वाले अपोजिशन में बैठे होते कह रहे होते बेहतरी कहाँ नज़र ही नहीं आ रही, हमारे दौर में थी, आपकी दफ़ा तो बेहतरी बल्कि ख़राब हो गई है, ये तो लॉस में जा रहे हैं आप। जी, तो इसको हमें इस वक्त दो पाकिस्तान मुझे नज़र आ रहे हैं 2025 में। एक पाकिस्तान जो है जिसमें कि नो डाउट मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल हमारे स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी बेहतर हुए हैं। जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई में इजाफे की शरह थी उसमें भी कमी आई है। जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हुआ है। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस और डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था वो भी टल गया। जो हमारा रुपया है अगर आप उसको देखें तो रुपया रेंज बाउंड रहा, उसके वो जो डॉलर के मुकाबले में वैल्यू थी उसमें इस्तेहकाम रहा। अगर हम अपनी क्रेडिट रेटिंग को देखते हैं तो हमारी क्रेडिट रेटिंग तीन एजेंसीज होती हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग करती हैं। उन तीनों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया पिछले साल की निस्बत। अगर आप 2025 के मॉनसून का फ्लड देखते हैं और उसको 2022 से कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की तबाही और जिस तरह की मुआशी तबाही 2022 के फ्लड्स के बाद देखने में आई थी, 2025 भी तकरीबन उतने ही मैग्नीट्यूड का फ्लड था जिसने कि हमारे मोस्ट फर्टाइल लैंड्स को हिट किया पंजाब में। लेकिन शुक्र है कि आपको
خریف کی فصلیں جو ہیں وہ اس کو سروائیو کر گئی. ہماری معیشت میں اتنی دم تھا کہ اس کے بعد ایک دم سے انفلیشن کا طوفان نہیں آیا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جو پچھلے ہفتے ایک سفید ہاتھی ہم بیچنے میں کامیاب ہو گئے, جس کو کہ کئی دہائیوں سے ہر حکومت جو تھی, ہر پارٹی جب حکومت میں آتی تھی اس کو بیچنے کی کوشش کرتی تھی, جب وہ اپوزیشن میں جاتے تو اس کی بھرپور مخالفت کرتے تھے پرائیویٹائزیشن کی. تو فائنلی وہ مرحلہ بھی طے پا گیا. تو یہ تو آپ کا ایک پاکستان ہے اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اس میں ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے فلرش کر رہا ہے. ابھی تک پچھلے 6 ماہ میں آپ کی 16 نئی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اب 2022 میں ہمارے پاس بلین ڈالر والی جو کمپنیز تھیں وہ صرف 3 تھیں. آج ہمارے پاس وہ جو کمپنیز ہیں اسٹاک ایکسچینج میں وہ 18 ہو چکی ہیں. تو یہ تمام وہ بڑی بڑی ہیڈ لائنز اور خبریں ہیں جو کہ واقعی معیشت پہ ہمارے استحکام کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ یہ ہوا. لیکن اس کے بعد ایک دوسرا پاکستان ہے جس کے لیے ہمیں UNDP کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو دیکھنا ہوگا. اب بدقسمتی سے وہ جو UNDP کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سٹوری بتا رہا ہے. پاکستان کی 5 درجے تنزلی ہوئی ہے پچھلے سال کی نسبت. پچھلے سال ہم 164ویں نمبر پہ تھے جو بہت اچھا نمبر نہیں تھا. ہم نیچے سے جو باٹم میں چند ممالک ہیں ان میں شامل تھے. اس سال ہم 5 درجے اور گر کے 169ویں نمبر پہ آ گئے. اب اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ ہم ڈیلیور نہیں کر پائے تو لائیولیہڈ اپرچونٹی یعنی روزگار کے مواقع جو ہیں وہ اس میں پیدا نہیں کر پائے. ہم پینے کا صاف پانی اور سینیٹیشن جو ہے اس طرح کی بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم نہیں کر پائے. جو ہماری 5 سال سے کم بچوں کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کو ہم درست نہیں کر پائے. بدقسمتی سے افغانستان کے ساتھ پاکستان دوسرا ملک ہے جہاں پہ کہ ابھی تک ایکٹیو پولیو وائرس جو ہے وہ موجود ہے. پچھلے کئی سالوں سے کوششیں کر رہے ہیں, ہم اس کو نہیں روک پائے. اسی طریقے سے اگر آپ SDG کی رپورٹ دیکھتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی تو اس میں 3 گولز ایسے ہیں جس میں کہ پاکستان جو ہے ابھی بھی بہت پیچھے ہے. غربت کے خاتمے میں بہت پیچھے ہے. غربت بلکہ اس میں غربت سے نیچے رہنے والوں کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے. نیوٹریشن میں ہم بہت پیچھے ہیں. میل نیوٹریشن جو غذائی تحفظ ہے وہ نہیں ہے. اور کلائمیٹ چینج میں جو ریزیلینس ہے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فریکوینسی جو مونسون کی ہے یہ تقریباً ہر 2-4 سال بعد اسی طرح کا سپر فلڈ لے کے آئے گی اور اس کے بعد ڈراؤٹ کا پیریڈ ہوگا. تو یہ جو 2 پاکستان ہے ہمیں اس کو ایک بنانا ہے 25 میں, ڈیپینڈنگ کہ آپ کس پاکستان کو پک کرنا چاہ رہے ہیں. جی, اگر ہم میکرو اکنامک پاکستان کی بات کرتے ہیں جو میکرو اکنامکلی اسٹیبل ہے تو وہ پاکستان بھی موجود ہے. اور اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مائکرو لیول پہ لوگوں کے اس کے پہ کیا پازیٹیو امپیکٹ آیا یا نیگیٹو امپیکٹ رہا, سوشل ڈیولپمنٹ پہ ہماری کیا پروگرس رہی, تو اس پہ بھی انڈیکیٹر آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے جی. راز صاحب میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا درانی صاحب کی طرف جاؤں گی. درانی صاحب 2025 میں بھی بڑے اب ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا یہ جتنے بھی ہمارے ماہر نجوم ہیں ہم ان کے ساتھ یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے کہ لوگ بڑا غور سے سنتے ہیں ان کی باتوں کو. ویسے میں اس پر اتنا یقین نہیں رکھتی ہوں, یہ میں پہلے بتا رہی ہوں, لیکن ظاہری بات ہے ایک علم ہے ایسٹرالوجی, ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بہت سے لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں, ہر کسی کا اپنا اپنا یقین ہوتا ہے, تو وہ لوگ سنتے بھی ہیں اور وہ لوگ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں کسی کو جج نہیں کر رہی, نہ کسی کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کیوں سنتے ہیں, لیکن میں ہاتھ دکھانے پہ یقین نہیں رکھتی. ہاتھوں کی لکیریں کہتے چینج ہوتی رہتی ہیں اور نہ میں کسی سے کبھی سٹارز کے بارے میں پوچھتی ہوں. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیے کہ درانی صاحب بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے تھے, کہنے کا مقصد ہے بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے تھے ماہر نجوم اور یہ جو علم ہوتا ہے جن کے پاس ایسٹرالوجی, وہ کہتے تھے 2025 میں اڈیالہ کا دروازہ کھل جائے گا, خان صاحب باہر آ جائیں گے. سر نہیں کھلا, نہ وہ باہر آئے, تو پھر ایسٹرالوجی اور جن کا نالج تھا مطلب صحیح نہیں تھا. پہلے تو ابھی جو اکانومی کے اوپر بات چیت کی ہے نہیں پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے, اس کو گول نہیں کرنا آپ نے. دیکھیں میں تو پالیٹکس میں ٹائم لائنز اور ٹائم ڈیٹس جو ہے, ٹائم لائنز تو ہو سکتی ہیں لیکن ڈیٹس جو ہوتی ہیں کسی پالیٹیشین کے اس کا حصہ نہیں ہوتی. اور میں ماضی میں بھی ہمارے دوستوں نے یہ ٹائم لائن والی ایکٹیویٹیز کی ہیں, دھرنے دے کے یا اس قسم کی کہ جی بس جائیں ایونٹس. سیاست جو ہے از ناٹ
the process of dates or events. It's a process of, it's an ongoing process. ये चलता हुआ एक प्रोसेस है, ये एक तसलसल का एक अमल है जिसमें इसको आपको लेके चलना पड़ता है, और आपके रास्त इक़दाम जो है वो आपको रास्त डायरेक्शन में ले जाती है, और रॉन्ग जो आपके स्टेप्स होते हैं वो आपके जले हुए सितारों को भी बुझा देते हैं। तो ये सितारे जो इंसान के होते हैं, ये इंसान के अपने हाथ में होते हैं, ठीक है ना जी। और अपने हाथ से इंसान अपने सितारों को रोशन करता है, और अपने हाथ से ही अपने सितारों को अंधेरा करता है। तो इसलिए ये जो दरवाजे खुलने वाली बात है, मेरा तो बस चलता तो मैं दरवाजों को बंद ही ना होने देता, ठीक है। मेरी तो हमेशा से ये ख्वाहिश है, और सियासतदानों का जेल में रहना किसी मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है। जिनको अवाम चाहते हों उन लोगों का अवाम से उन्हें दूर रखा जाना किसी अच्छी हुकूमत की इलामत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये वो इक़दामात हैं जिससे टकराव पैदा होता है, और कौमें जो होती हैं जब उनके अंदर टकराव बढ़ जाता है तो उनकी तरक्की से लेके, उनकी हिम्मत से लेके, उनका जज्बा, हर चीज़ जो है मांग पड़ जाती है। इस वक्त आप देख लें, एक वो पाकिस्तान है, अब मुझे ये पाकिस्तान की बात करने दो यार आपकी इजाजत से है, वो पाकिस्तान है जो यहाँ के गरीबों का पाकिस्तान है। एक वो पाकिस्तान है जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहने और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का पाकिस्तान है। उसमें आवाम आती है, उसमें पाकिस्तान की अफवाज आती हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले इदारों के अफराद आते हैं। दूसरा वो पाकिस्तान है जिसमें हुक्मरान रहते हैं, जिसके अंदर एलीट रहती है, जिनका सब कुछ मुल्क से बाहर होता है और जो मुल्क के अंदर हुक्मरानी के लिए आते हैं। एक वो पाकिस्तान है जिसमें मुर्गी चोरी के ऊपर सजा मिल जाती है, और एक वो पाकिस्तान है जिसमें हाथी चोर जो है वो उसी हाथी पे बैठ के हमारे ऊपर हुक्मरानी करने आ जाते हैं। तो अब ये जो सारा तफावत है हमारे मुआशरे के अंदर, अब इनको कोई सितारा नहीं पकड़ सकता। मैं तो समझता हूँ कि इनको सिर्फ डंडा ही पकड़ सकता है, या इक़दामात पकड़ सकती है जो कि इन चीज की इस्लाह करें। सितारे बेचारे तो चमकेंगे और बुझ जाएंगे, अपनी बात करेंगे और आगे पीछे हो जाएंगे। रियासत साहब, लोग फिर किससे उम्मीद रखें? हमारी जो आवाम है बेचारी, वो क्या करे? सियासतदानों को भी वोट इसलिए दिए जाते हैं, पार्लियामेंट में भेजा जाता है कि हमारे मसाइल पे बात होगी, हमारे मसले हल होंगे। अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि वाकई आम आदमी के मसले तो वही हैं कि बिजली का बिल कहाँ से देना है, गैस का बिल कहाँ से देना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में कहाँ पढ़ाना है। अगर आप बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी जानती हूँ जो बच्चों की फ़ीस किस तरह जमा कर रही होती हैं, माएँ कमेटियाँ डाल डाल के, और वो बच्चों को जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे होते हैं तो वो अपने खाने पीने के बजट को कितना डिस्टर्ब कर लेते हैं, कितना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। माँ बाप बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। तो आज के ट्रांसमिशन में माँ बाप को भी सलाम पेश करें कि माँ बाप आपके लिए क्या कुछ नहीं करते, उनका ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें, उनके लिए जो कर सकते हैं करें। आप फिर भी नहीं लौटा सकते उनको जो उन्होंने आपके लिए कुर्बानी दी। जी सर। जो माँ बाप होते हैं ना, वो तो अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, वो सब कुछ दे देते हैं। उनके मुतल्लक तो लफ्ज़ नहीं है कि कोई लफ्ज़ अदा कर सके कि वो अपनी औलाद के लिए क्या करते हैं, वो बताते नहीं, पूरी जिंदगी दे देते हैं आपको, वो अपनी ज़िंदगी दे देते हैं आपको, बड़ा करते करते वो खुद चले जाते हैं। ठीक है, ये तो वालिदैन का रोल है। देखें, ये जो हमारा डेमोक्रेसी का जो जमहूरियत जिसको हम ये कहते हैं कि ये निज़ाम है, ये तो था कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन इस निज़ाम के अंदर वो जो पीपल का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो नहीं है। तो जब तक हुक्मरान जो भी हो जिसके अंदर दर्दे दिल नहीं है, जो ये जिसकी सोच नहीं है कि वो कहता है कि मैंने इबादत करनी, मैंने आवाम की दुआएं समेटनी, मैंने लोगों की खिदमत करनी, मैंने आवाम की नौकरी करनी है, और मैंने अपने माल माड़ियाँ, अपना बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बनानी। जब तक ये सोच रखने वाला शख्स आपका हुक्मरान नहीं आएगा तो अवाम और हमारी मईशत की तो ये हालत है उस चादर वाली है कि जी सर कवर करे तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव कवर करे तो सर नंगा हो जाता है। तो यहाँ पे जो गरीबों का बजट है, उनको बिजली, उनको गैस, उनको बच्चों की फीसें, उनके कारी की फीस, उनके स्कूल की बस की, वैन की, उसकी ट्यूशन सेंटर की, एकेडमी की, वो बेचारा तो उसको तो फुर्सत नहीं, वो तो अपना मकाम ही भूल गया कि मैं इंसान भी हूँ या नहीं। वो तो बेचारा इस बारे भी नहीं सोचता कि मैं इंसान भी हूँ या नहीं हूँ।
اتنا آپ نے اس کو رلا دیا. جب تک ویلفیئر سٹیٹ کا کنسپٹ نہیں آتا, آپ کو ایک نظام, آپ کے 25 کروڑ عوام, آپ کے پاس سب کا ڈیٹا آپ کے پاس سیو نہیں ہے کہ کوئی وقت آ جائے آپ نے, مثلا جیسے کرونا آیا ہے, آپ نے لوگوں کو, جیسے دیکھیں نا آپ یو کے نظام, آپ نے پارلیمانی نظام تو وہاں سے لیا, لیکن وہاں پہ تو کونسلز ہیں, وہ کونسل لیول پہ لوگوں کی ویلفیئر کرتی ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ کرونا آیا, آپ کے پاس ڈیٹا نہیں تھا لوگوں کا کہ آپ کس طریقے سے ایک اس یونیفارمٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو وہ کوئی فنڈ دینا چاہتے ہیں, کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس ان کا ڈیٹا اور آپ یہاں سے بھیجیں اور ان کے اکاؤنٹ میں یا کسی جگہ پہ پہنچ جائے. یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو وہ کارڈ ہیں, اگر 5,000 منتھلی ملتا ہے تو جو وہاں دیتے ہیں وہ پہلے 2,000 ان سے لے لیتے ہیں اور 3,000 2,500 ان کو دیتے ہیں. یہ اس ملک کے اندر ہوتا ہے, یعنی یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. سلیری صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. جی میرا خیال ہے کہ 2026 میں 3-4 فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں معیشت کے لحاظ سے. کچھ تو ایکسٹرنل ہیں, پہلا تو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ ہماری معیشت پہ ڈپینڈ وہ افیکٹ کر سکتی ہے. دوسرا جو ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں کہ تیل کی قیمتیں کیا وہ, جیسے ہمیں پچھلا پورا سال ایوریج $60 پر بیرل پہ تیل ملتا رہا, تو کیا وہ اسی پہ رہیں گی؟ اگر تیل کی قیمتیں $80 پر بیرل سے اوپر چلے جائیں تو ہماری معیشت کے لیے مشکل شروع ہو جاتی ہے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ مونسون ہے کہ اگلا مونسون کیسا رہے گا. تو یہ تین جو ہیں یہ تو ہمارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. جو چوتھا امپورٹنٹ فیکٹر ہے معیشت کے لیے, اس کے لیے کسی IMF کے قرضے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کسی ورلڈ بینک کے قرضے کی ضرورت نہیں, وہ ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی ہے کہ یہ جو ثمرات ہم نے حاصل کیے ہیں 2025 میں معاشی محاذ پہ, اس کو ہم عوام کو اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو اس کی اسٹریٹجی ایک علیحدہ ہوتی ہے جس کو ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی کہتے ہیں, اور اس پہ اب فوکس کرنا ہوگا 2026 میں اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ یہ جو خوشحالی ہمیں میکرو لیول پہ مل رہی ہے یہ مائکرو لیول پہ بھی نظر آئے. ٹھیک ہے, ریاض صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ میں ایک بات سلیری صاحب عرض کرنا چاہوں گا. چونکہ میں تو اس کی جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس پہ میں دسترس نہیں رکھتا, لیکن میں تو ہمیشہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بہت ساری پراپرٹیز جو تھی وہ نیشنلائز کی گئی. آپ کے پاس, آپ واحد پاکستان یہ ایک کنٹری ہے کہ آپ کے پاس PIA ایک ایئر لائن تھی, آپ کی کنٹری کی کوئی ایئر لائن نہیں ہوگی. میں تو عام شہری کے طور پہ میں تو ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھتا, لیکن قرضے لے کے ملک کو چلانا یہ کوئی ترقی نہیں ہے. آپ بار بار لون لے رہے ہیں لیکن 5,300 ارب روپے کا کرپشن ہو جاتا ہے, تو اس کو ترقی تو میں تو نہیں ترقی سمجھتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو لوٹ مار ہے کہ آپ باہر سے لون لیں, آپ خود کرپشن کریں اور عوام کو کہیں کہ یہ GDP ریٹ ادھر آ گیا ہے. یہ لوگوں کو کیا پتا, جس غریب فقیر آدمی کو صبح دوپہر شام, صبح دوپہر کو چھوڑ دیں, صبح شام یا ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی, اس کو کیا پتا کہ GDP ریٹ اتنے پہ ہو, 4.5 ہو تو کیا ہوتا ہے, 2.4 ہو تو کیا ہوتا ہے. تو ان ٹیکنیکلٹیز اور گورکھ دھندا یہ جو ہندسوں کا ہے حساب کتاب کا, اس میں عوام تو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتی کہ عوام کو مل کیا رہا ہے. عوام کو جب تک یہ نظر نہیں آتا, ان کی اپنی زندگی خوشحال نہیں ہوتی, تو میں تو اس کو ترقی نہیں کہتا. چلیں جی, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پارٹیسپیشن کے لیے, اور ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے اور اب تک ہم نے گزرے سال کا مجموعی جائزہ لیا کہ یہ سال ہمیں کیا دے کر گیا. اب ذرا مستقبل کی بات کر لیتے ہیں, مگر عالمی معاملات, تنازعات, ملکی سیاست و معیشت کو کسی روایتی سیاسی تجزیے یا پھر سرکاری اعداد و شمار کے عینک سے نہیں دیکھیں گے, بلکہ ایک مختلف زاویہ اختیار کریں گے. اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے ستاروں کی چال, سیاروں کی گردش اور ماہرین کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے سال میں ملکی اور بین الاقوامی منظرنامہ آخر ہوگا کیا. کیا ہم موجودہ مشکل دور سے نکل جائیں گے؟ کیا فلک پر کوئی نئی کروٹ اچھے مستقبل کی نوید بھی دے رہی ہے؟ مہنگائی, بے یقینی, سیاسی کشمکش اور طاقت کی رساکشی کے اس ماحول میں علم نجوم دنیا اور پاکستان کے سیاسی فیصلوں, معیشت کے اتار چڑھاؤ اور آنے والے دنوں کے بارے میں آخر کیا اشارے دیتا ہے؟ کیا آنے والے مہینے استحکام لائیں گے یا پھر آزمائشیں مزید سخت ہوں گی؟ ہم انہی سوالات کو علم نجوم کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے, اور ہم یہ جانیں گے کہ دنیا اور پاکستان کے ذائچے میں اس وقت کون سے سیارے اثر انداز ہو رہے ہیں. آنے والے مہینوں میں کن برجوں کی جو گردش ہے کن شخصیات اور ممالک کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے.
फल्कियाती नक्शे सियासत में फैसलों, हुकूमतों की समत और मुआशरी उतार चढ़ाव के बारे में आखिर क्या इशारे देते। नाज़रीन, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। गुलाम अब्बास साहब माहिर फल्कियात हैं, इल्म अदाद के एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाने के लिए। उनसा शाह साहिबा टैरो कार्ड रीडर है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, उन साहब का भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आलिया नज़ीर साहिबा एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर। आलिया, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कुछ देर के बाद शहजाद खान साहब भी एस्ट्रोलॉजर है, किसी तारीफ के मोहताज में ज्वाइन करेंगे। लेकिन स्टार्ट करती हूँ जी, वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, दो लेडीज़ हैं आपकी इजाज़त से। गुलाम अब्बास साहब स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो उनसे स्टार्ट कर लेते हैं। गुलाम अब्बास साहब, 2025 के हवाले से बड़े लोगों की प्रेडिक्शंस थी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को अक्सर, वैसे मैं तो इतना इस पर यकीन नहीं करती, मैं पहले स्टार्ट में कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग यकीन करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और यकीन की हद तक यकीन करते हैं। और आपको बेशुमार कॉल्स भी आती होंगी, बेशुमार लोग आपके पास जायचा बनवाने आते भी होंगे। खैर, अपने अपने यकीन की बात है। तो वो बहुत से लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर से, अगर अक्सर आप बात इंस्टा पे होते हैं, फेसबुक पर होते हैं, तो बहुत बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की जो पेश गोइयाँ सामने आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी आप सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो बहुत से लोगों का दावा था जी 2025 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो दावे बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुए, खासतौर पर सियासत के हवाले से। अडियाला का दरवाज़ा खुलेगा, जो PTI वाले हैं उनके लिए खुशखबरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। तो क्या मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या वाकई जो कैलकुलेशंस होती है, इसमें भी कोई मिसकैलकुलेशन हो जाती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू जी। आपको भी आने वाला साल बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और कामयाबियों आपके लिए। ये हमेशा से ये चला आ रहा है कि हम हर साल एक नए साल की प्रेडिक्शंस करते हैं। 2025 की जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं उसमें 2 प्रेडिक्शन बड़ी अहम थी। ठीक है। एक तो ये थी कि खान साहब जो हैं वो कभी अडियाला की जेल से बाहर नहीं आएंगे 2025। अच्छा, आपने ये 25 में प्रेडिक्शन दी थी? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, 25 में दरवाजा नहीं खुलने वाला अडियाला का। और दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि 2025 जो है ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा साल है जिसमें पाकिस्तान नए सिरे से बोर्न हुआ है। ठीक है। और इंशाल्लाह 2025 अप्रैल से 16 अप्रैल से पाकिस्तान एक नए ट्रैक पे दाखिल हो जाएगा और इंशाल्लाह अगले 19 साल तक जो है पाकिस्तान मुसलसल तरक्की करता रहेगा। That's amazing। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये देखा है कि 2025 में जितने भी मंथ वाइज हम बनाते रहे जायचे, और उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम रही कि आपका इकॉनमी भी बहुत अच्छी रही, सियासी तौर पे भी बहुत अच्छे रहे, और पाकिस्तान की दुनिया में एक बहुत अच्छा नाम रोशन हुआ, जो एक पिछले 5 सालों से एक बंद गली में और बड़े मुश्किल हालात में था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक रहा। ठीक है जी। आलिया साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। 2025 में कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी थी, आपकी कौन सी प्रेडिक्शन है जो बिल्कुल तीर निशाने पे लगा, सही साबित हुई? देखिए, मैं तो हर वीक हम प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। आपने मिसकैलकुलेशन की बात की, तो लेट मी क्लियर वन थिंग। जी जी। पहली बात तो ये है कि मिसकैलकुलेशंस नहीं होती। हम आसमानी काउंसिल का नक्शा निकाल कर आपको बता देते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब अगर मेरे किसी दोस्त को यहाँ पर जमहूरियत दिखाई देती है पाकिस्तान में, तो ये उसका हुस्न नज़र है। बेपनाह आपको ग्राउंड जीरोस नज़र आएंगे, मलबे इमारतों के नज़र आएंगे। 2017 में ये हुआ था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताऊंगी आपको, जिसका नंबर 1 था। 2017 से हम थोड़ा सा आगे चले तो प्लूटो और सैटर्न होता है निज़ाम की मुलाकात हुई ट्रांसफॉर्मेशन से, तब्दीली से। एक तफसीली लंबी मुलाकात थी इनकी कैप्रिकॉर्न में, और उसके बाद से आप देखें 2017 के बाद से आपने जो सिस्टम है यानी सैटर्न है उसमें क्रैक्स को महसूस किया। उसमें इतने क्रैक्स आ गए हैं कि सिस्टम अब फटीग का शिकार है। ये सिस्टम बहुत जल्दी मलबे में तब्दील होगा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रही हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको बहुत सारे ग्राउंड जीरो नजर आएंगे जहां पुराना निज़ाम मुकम्मल ख़त्म होगा, तरक्की होगी, सारा कुछ होगा। आई एग्री टू दैट, बट पहले ख़त्म होगा सारा सिस्टम, सारा निज़ाम। थोड़ा सा समझाइए निज़ाम से आपकी क्या मुराद है? मतलब ये निज़ाम जो ख़त्म होगा इससे आपकी क्या मुराद है? निज़ाम देखिए होता है कि सैटर्न को हम कहते हैं, हमें तो नहीं पता ना दुनिया में आप किस तरह से उसको लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि सैटर्न जो है, सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो स्ट्रक्चर, निज़ाम, हुकूमत जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट होती है उसको जाहिर करता है। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग हमारे पॉलिटिकल अंदाज है, हमारा अदलिया का निज़ाम है, हमारा हुकूमती निज़ाम है, जो भी निज़ाम इस वक्त आपके यहाँ पर मौजूद है वो तब्दील हो जाएगा,
कुछ भी 2026 के एंड पे मिलेंगे दोबारा, अगर जिंदगी रही, तो फिर हम देखेंगे कि हम एक बिल्कुल नए माहौल की और नई दुनिया की, नए वक्त की बातें कर रहे होंगे। 2026 बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। ऐसा साल है जिसने सारा कुछ बदल देना है। मैम पीटीआई वाले ये समझेंगे आपकी गुफ्तगू सुन के कि पीटीआई वाले ये समझेंगे कि खान साहब बाहर आ जाएंगे जेल से, जिसके अभी चांसेस नजर नहीं आ रहे। इमरान खान के बाहर आने के मैंने फेजेस बनाए हैं। इमरान खान के बाहर आने के 5 फेजेस हैं, उनमें 5 फेजेस इमरान खान साहब के बाहर आने के, आपके कह रही हैं? अच्छा जी हाँ, 3 पूरे हो गए हैं, 2 रह गए हैं। अच्छा, दूसरा जो है इस वक्त स्टार्ट होने वाला है, और वो है रीनेगोशिएशन विद द स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है उसमें क्रैक आ गया है, फटीग आ गई है, स्ट्रक्चर ने बैठना है। सो अब रीनेगोशिएशन होगा, कुछ दो कुछ लो, उसके तहत तकरीबन अप्रैल के बाद निज़ाम की मर्जी से, स्ट्रक्चर की मर्जी से इमरान बाहर आएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं उनके लोग कि वो ना किसी बात पे डील पर आते हैं ना कुछ, और वो जिद करते हैं, तो फिर क्या होगा? ना तो हम लोगों की परवाह करते हैं, ना खबरों की करते हैं, हम आपको अपनी खबर देते हैं। हमारी खबर ये कहती है कि रीनेगोशिएशन स्टार्ट होगी। चलिए, आप कह रहे हैं तो 2 फेज रह गए। आपने कहा खान साहब के बाहर आने के 5 फेजेस थे आपके नॉलेज के मुताबिक, और वो जो 5 फेजेस उनमें से 3 मुकम्मल हो गए, 2 रह गए, जिसमें से एक का आगाज हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है, आपकी इजाजत से एक का आगाज होगा फरवरी में, जब सैटर्न जवाल में जाएगा, जब जोहल जवाल में जाएगा। जोहल यानी सिस्टम ने जवाल में जाना है फरवरी से। ठीक है, उसके बाद से लास्ट फेज शुरू होगा, जिसको हम रीनेगोशिएशन का फेज कहते हैं। कुछ लो कुछ दो का फेज कहते हैं। चाहे कोई माने, जो भी शक्ल होगी, जो भी शक्ल होगी। और एक और बात यहाँ बतानी है कि ये जो 2026 है ना, इसका बादशाह है जुपिटर। जुपिटर होता है अदलिया। आप कुछ कर लें, अदलिया स्ट्रांग होगी। ठीक है, बिकॉज साल का जो रूलर है वो मुश्तरी है, जुपिटर है, विच इज अदलिया। चलिए, अभी जो अमेंडमेंट्स हुई उससे भी तो स्ट्रांग हुई होगी अदलिया। जो भी है, अदलिया ने स्ट्रांग होना है, आगे निकलना है, और फैसले, इमरान की रहाई का फैसला आएगा अदलिया से। जिस तरह से ये पीटीआई वाले, या हम आप समझ रहे हैं, दरवाजे टूट जाएंगे, जेल के दरवाजे तोड़े जाएंगे, जेल के दरवाजे से इमरान खान यूं यूं करते बाहर निकलेंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता। बड़े आराम से कुछ लो कुछ दो के हवाले से बात होगी। ठीक है जी, डील नहीं होगी, निगोशिएशन होगी। उस तरह से डील, मैंने कहा मैम कुछ लो कुछ दो निगोशिएट करना, ये डील नहीं होती क्या आपके मुताबिक? डील सिर्फ ये तो नहीं होती कि कोई कह दे कि तुम मुल्क से बाहर चले, तो कह दे ओके जी। हाँ, लेकिन अब तो उन्होंने अब नया अंदाज होगा। मुझे नहीं पता वो कैसे दुनिया में आएगा, चलें सही, किस तरह से आप उसको देखेंगे। ठीक है जी, मेरा सिस्टम मुझे ये बता रहा है, आपका सिस्टम आपको ये बताता है कि आप देख रही हैं कि आगे पीटीआई के लिए मामला बेहतर देखती हैं। ठीक है जी, उनसा शाह साहिबा, आपका नॉलेज क्या कहता है? आप एक बड़ी नामवर टैरो कार्ड रीडर हैं। 2025 में बाय द वे आपकी क्या प्रेडिक्शन थी इस हवाले से? सियासत में क्या नए चेंजेस आएंगे? और बार बार मैं पीटीआई के हवाले से भी इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पीटीआई एक पार्टी है और इमरान खान साहब के हवाले से पूरा साल डिस्कशंस होती रहीं कि आया कि वो जेल से बाहर आएंगे, तहरीक चलेगी नहीं चलेगी। अब इसके बाद मैं मरीम नवाज साहिबा, बिलावल साहब और बाकी तमाम चीज़ों पे भी बात करूँगी, मईशत के हवाले से भी बात करूँगी। पहले इस पर आप अपना कॉमेंट देते हैं। सबसे पहले तो नया साल आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। और देखिए, मेरी जो प्रेडिक्शन लास्ट ईयर जो मैंने यानी कि इसी साल 2025 के स्टार्ट में मैंने की थी, और इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई के इससे रिलेटेड ही की थी, और उस प्रोग्राम में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और भी थे, और सबने यही कहा था कि 2025 जो है वो पीटीआई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खान साहब वापस आ जाएंगे, नेगोशिएशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, और मामला जो हैं वो तय हो जाएंगे। यही सेम बातें जो है मैंने बिल्कुल उसके ऑपोजिट कहा था, और मैंने कहा था कि 2025 में मुझे नहीं पॉजिटिविटी नजर आ रही, ना ही पीटीआई के लिए ना ही खान साहब के लिए। और वही यही हुआ कि 2025 का एंड चल रहा है और अभी तक खान साहब के बाहर आने की कोई ऐसी न्यूज़ हमें नहीं सुनाई दी। हाँ, अब 2026 की बात करते हैं। नया साल जो है सन की एनर्जी है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो नंबर वन जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, और सन जो है लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। जो लीडर्स होते हैं, जो मुल्क चलाते हैं या दुनिया चलाते हैं। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये साल बिल्कुल सही कह रही है कि ये जुपिटर का ईयर भी है,
تو اگر ہم پاکستان کی اوور آل بات کریں تو اکانومی میں انسرٹنٹی ہی رہے گی. ہاں تھوڑی بہتری ہوگی, امپروومنٹ نظر آ رہی ہے, لیکن حالات کوئی بہت 360 ڈگری چینج ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ یہ سال جو ہے ٹرانسفارمیشن کا سال ہے. اب اگر ہم یو ایس کی بات کریں تو یو ایس کے لیے میرے پاس کوئی اتنے اچھے کارڈز نہیں آ رہے. یہاں پہ 5 آف کپس کا کارڈ ہے, پھر یہاں پہ جو ہے وہ 8 آف سورڈز کا کارڈ ہے. تو یو ایس کے لیے پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں, اکانومی وائز جو ہے یو ایس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ مجھے ویک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب آپ کا جو سوال ہے پی ٹی آئی کے لیے, اس کے لیے یہاں جو کارڈ ہے وہ 8 آف وانڈس کا کارڈ ہے. تو یہ بالکل بات صحیح ہے کہ کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے, کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, بات چیت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسا تھوڑی فلیکسیبلٹی لگ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے سائڈ سے گورنمنٹ لیول پر یا جو لیڈرشپ لیول پر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہوگی. بات چیت کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کامیابی ابھی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی, لیکن تھوڑی معاملات جو ہیں وہ بہتر ضرور ہوں گے حکومتی سطح پر اور جو ہے پارٹی سطح پر. لیکن بہت ٹرانسفارمیشن بھی مجھے نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ ڈیتھ کا کارڈ بھی ہے جو ٹرانسفارمیشن کو شو کر رہا ہے کہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ کہیں اور ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں. ان کی جو منتقلی مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے یا کوئی جو ہے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنا پولیٹیکلی کریئر, اپنا پروفیشن جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو بہت سارے پی ٹی آئی سے جو ریلیٹڈ بڑے بڑے جو نام ہیں وہ پی ٹی آئی سے کہیں اور ٹرانسفارم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب خان صاحب کی بات کرتے ہیں, اور خان صاحب کے لیے جو کارڈ ہے کہ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی مجھے لگ رہی ہے 2026 میں, لیکن وہ بھی سٹارٹ میں نہیں, مئی جون کے بعد جو ہے وہ تھوڑا بہت بات کریں گے. لیکن یہاں پہ ہمٹ کی جو انرجی ہے, اگر کارڈ میں آپ کو دکھاؤں, یہاں پہ ہمٹ کی انرجی ہے, تو یہ کارڈ جو ہے کوئی اتنا پازیٹیو کارڈ نہیں ہوتا. تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا یا وہ 2026 میں مطلب ان کو کوئی ریلیف ملے گا, یا وہ باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے. جو ان کی سچویشن ہے وہی سچویشن, سیم سچویشن رہے گی. ٹھیک ہے جی. شہزاد صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہزاد صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ جی. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں 2025 کا اینڈ اور 2026 کا شروع. 2025 کا جو اینڈ ہے نا 31 دسمبر, ادھر جو مون ہے وہ ٹورس میں ہے, یعنی کہ چندر جو ہے برق راشی میں, اور جو 1 جنوری 2026 ہے ادھر مون بھی ٹورس میں ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ جب مون ٹورس میں ہو تو بڑی خوش نصیبی کا وہ دن سمجھا جاتا ہے. تو پہلا دن جو 2026 کا ایک اچھا میں سمجھ رہا ہوں دنیا کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. گو کہ 8 ارب عوام ہے, اب یہ تو نہیں کہ سارے ہی اس میں کچھ حال ہوں گے, ساری حکومتیں ٹھیک ہوں گی, لیکن میں اس کو طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم پوری دنیا میں, پہلے میں اپنے ہی بتا دوں کہ میری پریڈکشن 2025 میں کون سی پوری ہوئی تھی. میں نے کہا تھا 7 سے 8 طیارے جو ہیں وہ انڈیا کے گریں گے اور ہفتے والے دن ہم جنگ جیت جائیں گے. اچھا, آپ نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا؟ جی ہاں. اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ آیت اللہ خامنہی کے ہاتھ میں فتح کی لائن ہے. یہ میری 2 اہم پیشن گوئی, باقی تو تھیں کافی, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں 2 بڑی اہم تھی میری. اچھا سوری میں کی بات کر رہی ہوں, تھوڑا سا آسان الفاظ میں سمجھائیے گا. آپ سب ہنس پڑیں گے میرے سوال پہ, لیکن عام ناظرین جو کہ نہیں سمجھتے اس نالج کو, نہ مجھے اس چیز کا اتنا پتہ ہے, جیسے کسی بھی ملک میں جنگ کی پریڈکشن ہوتی ہے, وہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ مجھے دوبارہ بتائیے. جنگ کسی بھی ملک میں جنگ کی پریڈکشن ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا 7 سے 8 طیارے گریں گے ایگزیکٹلی, پھر آپ نے کہا کہ وہ آپ کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی, یہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی ہاں, یہ پلینٹس کے حوالے سے, سٹارز کے حوالے سے. ابھی جو 2025 ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ 2026 میں یہ جو کیا کہتے ہیں فیبروری کا جو مہینہ ہوگا, 2 فیبروری سے 3 مارچ تک, اس میں 5 ٹیوزڈے ہیں, یاد رکھیے گا. ان 5 ٹیوزڈے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی کچھ سرجیکل سٹرائکس کسی نئے ممالک سے ہو سکتی ہے, کسی ایسے ملک کی جو پہلے جنگوں میں ہے. ایک تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا. دوسری چیز
जो है 27 अक्टूबर से जो है 24 नवंबर, इधर फिर 5 ट्यूसडे हैं। यहाँ पे दुनिया में फसादात में देख रहा हूँ, लड़ाई झगड़े होंगे, ये नहीं कि जंगें हो जाएंगी, ये नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी, ये इस तरह की बात है। अगर अब हम आए कि 2026 का जो जनवरी और फरवरी दुनिया में महंगाई होगी, मार्च से अप्रैल जो है इधर हम ये कह सकते हैं कि हुकूमतों के तख्ते उल्टेंगे, ये याद रखिएगा, हुकूमतों के, दुनिया में हुकूमतों के तख्ते उल्टेंगे और कुछ लोग एक्सपायर भी होंगे, जो बड़े लीडर्स हों, या चाहे वो प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो ये कह लें कि हादसे के हवाले से हो जाए या नेचुरल डेथ हो, ऐसा है। उसके बाद जो मैं देखता हूँ कि जो जून से लेके ऑनवर्ड सितंबर, यहाँ पे दुनिया खुलेगी पैसों के हवाले से, तजारतें होंगी, ट्रेड होंगी, दुनिया वेपन्स जो कह लें, ऑस्ट्रेलिया कह लें, इंग्लैंड कह लें, पाकिस्तान कहें, चाइना कहें, अमेरिका कहें, नई चीज़ें ईजाद करेंगी और वो फ़रोख्त भी करेंगे दुनिया में। ये कैसी चीज़ है? जब आएंगे हम अक्टूबर से दिसंबर, यहाँ पे फिर मैं कशीदगी देखता हूँ, झगड़े देखता हूँ सियासी हवाले से दुनिया में। मिडल ईस्ट में मजहबी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इसराइल वाला मामला, फ़लस्तीन वाला मामला, लिबनान वाला मामला, ये चीज़ें भी उधर आप देखेंगे। मुल्क पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि 2026 है, पहले इसको हम समझ लें, तमाम डिजिट्स को काउंट कर दें तो वो 10 बनता है, 0 को निकाल दे 1 है। 1 जो है वो तो नो डाउट अल्लाह का नंबर है, और उसके बाद इन सितारों में सूरज का नंबर 1 है। जुपिटर नो डाउट कि वो किंग है, और जो मिनिस्टर प्लेनेट है वो मार्स है, मरीख। अब जो दुनिया में 2025 में जो 8 जंगें हुई, बड़ी आगे हुई, लेकिन ये जो मरीख है इसने अपनी बादशाह छोड़ दिया, वजारत में चला गया। कहने का मतलब ये है, सर्जिकल स्ट्राइक्स दुनिया में जरूर होंगी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ नहीं जा रहे। अब ये नंबर जो 1 है ना, ये लॉर्ड है, जो सूरज है ये एक स्टार है, इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि 2026 में जो है चाइना के ऊपर कुछ हमले की साजिशें होंगी, जंग नहीं होगी। अमेरिका कमजोर पिच पे आएगा, वो अपने एक नए ऑर्डर्स, वर्ल्ड ऑर्डर वो जारी करना चाहेगा। लॉर्ड की लड़ाई है, लेकिन ये है कि कोई भी किसी की बात नहीं मानेगा, कशीदगी होगी। वबा का साल है 2026, अल्लाह ना करे इसमें कुछ डिजीज़ वगैरह होंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें मादनियात के हवाले से, या जो मेटल्स हैं, ये महंगे होंगे 2026 में बेशुमार। जी ठीक है जी। चलिए मैं आपकी तरफ आती हूँ ज़रा गुलाम अब्बास साहब। अब हम ज़रा 26 की बात कर लेते हैं। पहले हमने 25 के हवाले से बात की, आप लोग यहाँ प्रेडिक्शंस क्या थी, कौन कौन सी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। अब हम ज़रा 26 के हवाले से बात कर रहे थे कि 2026 में चीदा क्या चेंजेस आपको आते हुए नज़र आते हैं। सियासत से मैं रिलेटेड मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि सियासत में सबका इंटरेस्ट भी होता है, और हम चूँकि पॉलिटिकल टॉक शो करते हैं, न्यूज़ चैनल है, तो सियासत से रिलेटेड आप बड़ी प्रेडिक्शंस क्या देख रहे हैं, क्या करेंगे प्रेडिक्शंस? देखिए 2026 जो है ना, ये सन का साल है, और सन जो है ना ये सेंटर पॉइंट होता है तमाम जुपिटर्स का, तमाम उस सियारों का, ठीक है, सितारों का। इसमें मेरे सारे कुलीग्स ने बात की है, शहजाद साहब ने भी बात की है। देखिए 2026 पीस का साल होगा, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और इस साल में ख़ास तौर पे जनवरी और फरवरी जो है ये इतना मजबूत महीने होंगे जिसमें आपकी हुकूमत का जो मुश्किल टाइम है वो गुजर चुका है। जोल जो है वो आपका अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, और मैंने प्रेडिक्शन थी कि अगर इस हुकूमत ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर गुजार लिया तो ये अब अगले 5 साल पूरे करेंगी। अभी जो हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत की बात करें, इस पर फिर पीपल्स पार्टी भी धादी रहेगी? सब खबरें आती रहती है पीपल्स पार्टी शायद बैकफुट देखिए वो सियासी बयान है, लेकिन सितारों की रोशनी में। अब आपके नॉलेज के, आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये 3 महीने गुजर गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब आगे 5 साल के लिए आप देख रहे हैं इसी हुकूमत को? ये 5 साल पूरे करेगी, और ये हुकूमत जो है इस पाकिस्तान का ये पहली हुकूमत, मतलब टेन्योर पूरा करेगी, 5 साल पूरे करेगी। ये नया चेंज आएगा ना कि जो कोई हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। उसके बाद जो है आपका जनवरी, फरवरी और मार्च में जाके एक
पैसों का दरवाज़ा खुल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इस पाकिस्तान का दरवाज़ा खुल रहा है, जिसमें पाकिस्तान में बहुत दौलत आएगी। ठीक है, ठीक है। मई जून जुलाई में, और ये कब की आप बात कर रहे हैं? इसी साल में, इसी 2026 में। ठीक है, मिड ऑफ दिस नहीं, ईयर, मार्च में, मार्च में, ठीक है, स्टार्ट में, 16 मार्च से ये स्टार्ट होगा, यानी बहार के साथ बहार आएगी। बहार आएगी और ये 17 अगस्त तक ये माहौल रहेगा और पाकिस्तान में बाहर से बहुत पैसा आएगा। यानी हम बहुत अच्छे तरीके से 14 अगस्त मनाएंगे माशाल्लाह, वैसे भी मनाते हैं, हालात जैसे भी हो बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन खुशहाली होगी तो और खुशहाली होगी। सियासी हलचलें अब ख़त्म हो गई हैं। सही है, सियासी हलचलें ख़त्म हो गई हैं। मैं एक बात सिर्फ PTI पे कर दूं, मैंने 2025 में उनको मशवरा दिया था कि फरवरी में 16 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक आपका एक टाइम बन रहा है, इसमें आप अपने आप को सेटल डाउन कर लें, कोई बात कर लें, कोई आपस में अच्छी आमांगी पैदा कर लें, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। उन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया। अब PTI को मैंने जो इसके बनाए हैं जायचे, वो 2 बनाए हैं। अब PTI 2 हैं, एक इमरान खान PTI है और एक पार्टी PTI है। दोनों में कम्युनिकेशन गैप है और ये नुकसान देगी किसको? इमरान खान साहब को। और PTI की जो अपनी दाने हैं वो एक अलग PTI बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें इमरान खान नहीं होंगे और ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ेंगे। जो अक्टूबर आ रहा है, इसमें PTI का फ़ैसला होगा कि जो इनके सितारे हैं और सियारे हैं वो कहाँ पे जाके सपोर्ट करते हैं। ये इमरान खान का जायचा मेरे सामने है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। चलिए इसके लिए ज़रा ब्रेक के बाद इमरान खान साहब का जायचा आपके सामने, लेकिन चूंकि बिल्कुल ब्रेक का वक्त आ गया, शुरू करेंगे इमरान खान साहब के जायचे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी गुलाम अब्बास साहब, आप इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से बात करें। मैं इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहा था। देखो सियारा है ना, वो वीनस है, ज़ोरा हाकम सियारा जो है, और वो बहुत ही मकबूल है और बहुत ही जो है उसकी ताकत है, लेकिन फितरती तौर पे उसकी अवामी मकबूलियत जो है और इंसाफ का जो बयानिया है वो डाउन हो चुका है। और उसमें राव और केथू का जो है ना बड़ा अमल दखल हो गया है। राव क्या है कि वो उनको नेगेटिव बातें दे रहा है, केथू जो है वो आगे से छुरी कैंची चला रहा है और कटती चली जा रही हैं चीज़ें। जब तक इमरान खान साहब राव से नहीं जान छुड़वाएंगे तब तक वो अपनी पोजीशन में नहीं आएंगे, उनका सियासी शनाख्त नहीं बनेगी, उनका अवामी बयानिया नहीं बनेगा, वो दोबारा लीडर नहीं बनेंगे। पुराने दायरे जब तक वो खुद नहीं तोड़ेंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक 2026 उनको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करेगा। और उनकी अना ज़िद और आजमाइश जो है वो बढ़ाती चली जाएगी और अदारों से टकराव का एक और स्पेल बनेगा। ठीक है, मतलब दोबारा आगे जाके फिर बयान देंगे, वो इदारों के खिलाफ बनेगा, वो उनका आखिरी वो बयान होंगे और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब का सियासी कैरियर भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। 2026 में आपको लगता है कि खान साहब अगर इदारों के खिलाफ मजीद बयानात का सिलसिला जारी रखेंगे तो उनके आखिरी बयानात होंगे, उनका सियासी करियर आपको ख़त्म होता हुआ नजर आएगा 26 में। ठीक है जी। और इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं कि आपके मुल्क की हालात और ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान अब किसी जंग की तरफ नहीं जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर भी कोई हमला नहीं होगा। आलिया साहिबा और उनसा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप में से कौन मरियम नवाज साहिबा के जायचे के बारे में बात करना चाहेगा? पहले तो मैं ज़रा इमरान खान के थोड़े से बात करना चाहूँगी। मेरे कॉलीग ने उन पर बात की, कुछ मैं भी ऐड करना चाहूँगी क्योंकि मैंने पर्सनली उनसे उनका हैंड प्रिंट भी लिया, उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ भी ली। चलिए मैं मरियम साहिबा के बारे में आपसे सवाल पूछूंगी। जी आलिया। हाँ, तो इमरान के बारे में मेरे जो कैलकुलेशंस हैं वो मेरे कॉलीग से थोड़ी फ़र्क है। मुझे ये लगता है कि इमरान खान का प्लैनेट स्ट्रॉन्ग ही रहेगा और ये बाहर भी निकलेंगे और फौरी इक़्तिदार मुझे नहीं लगता, लेकिन आएंगे बाहर और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बाहर आएंगे। मरियम साहिबा जो हैं, मरियम साहिबा का सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और उन्होंने अभी आगे बढ़ना है। लेकिन वो जो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तक वो नहीं जाएंगी, उनका ये जो हाइट है ये चीफ मिनिस्टर तक ही रहेगी। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बन सकती? मुझे नहीं लगता। ठीक है, उनसा, मरियम साहिबा का जायचा जो आपके सामने है, आपको क्या नजर आता है?
जी जायचा तो मैं नहीं निकालती, लेकिन मैं टैरो कार्ड्स होते हैं मेरे पास, तो चलिए टैरो कार्ड से बता दें आप। जी जी एक्चुअली गुलाम अब्बास साहब मेरे सामने जायचे पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने पूछा। सही है जी जी हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए मरियम नवाज के लिए जो इस वक्त पोजीशन है वही पोजीशन रहेगी, और यहाँ पे जो कार्ड है यहाँ पे भी वही सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है उनके एक बहुत अहम जो है एक्टिविटीज नजर आ रही हैं मरियम नवाज के एंड पे। अब बिलावल भुट्टो साहब के लिए जो अगला साल है वो भी सेम ऐसा ही रहेगा जैसे 25 था, लेकिन बिलावल भुट्टो की शादी की गुड न्यूज मिल सकती है, कहीं पे उनका जो है एंगेजमेंट हो गई, शादी की तैयारियां, सेलिब्रेशन टाइम लग रहा है उनके लिए। उनकी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर आएगा वो उनके लिए बहुत गुड लक लेकर आएगा, और उससे उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो और ज्यादा मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। फिर तो उनको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ नेक्स्ट जो उनका जो टेन्योर होगा तो उसमें ये काफी चांसेस हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो इसी तरीके से ही अपना पॉलिटिकली अपना एक्टिविटीज रहेंगी, और हाँ ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी में जो है मजीद इजाफा होगा। शहजाद साहब, बिलावल साहब के हवाले से आपका नॉलेज क्या कहता है, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपके टैरो कार्ड्स? जी एक कुलिया है मेरे पास, उस कुलिये में 1/12 वाले जो लोग हैं, या 1/10, 1/11, 1/12 वाले जो लोग हैं, ये दौर जो 21वीं सदी में वही लोग वजीर आजम बनते हैं, वही लीडर्स बनते हैं, और उन्हीं के साथ लड़ाइयाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब 1/12 है, आसिफ अली जरदारी साहब 1/12 है, इमरान अहमद खान साहब 1/12 है, अली मीन गंडापुर साहब 1/12 है। उससे पहले अगर हम देखें आरिफ अलवी साहब 1/12 है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब 1/12 है। ये दौर जो है 1/12 का है। मुल्क पाकिस्तान से बाहर निकले तुर्की में, वहाँ पे तैयब रजब उर्दोगान 1/12 मैंने कहा जीतेंगे। इस तरह की बेशुमार पेशन गोई हैं, मैं एक बटों को बड़ा अच्छा समझता हूँ। तो माजी में कोई अहम शख्सियात का आप जिक्र करें कि माजी की अहम शख्सियात जो 1/12 रही है? अब मैं कुछ आगे हूँ। अब ये जो है ना दौर 21वीं सदी, यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो हैं वो 1/4 के मालिक है, वो कभी भी नहीं वजीर आजम बनेंगे। आपके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कभी वजीर आजम नहीं बनेंगे? जी। अब जो उनकी बहन है आसफा भट्टो, उनके नाम में इतनी पावर है, ए बी इज लाइक अटल बिहार, इज अमिताभ बच्चन, वो पावर में है, वो कभी ना कभी वजीर आजम बनेंगी। नंबर 2 जो मरियम नवाज साहबा है वो 1/4 है। अब 1/4 जो है ये कभी नहीं बनेगी। नवाज शरीफ साहब 1/4 है, नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब 1/12। नहीं ठहरे, नवाज शरीफ साहब 1/4 हैं तो पहले माजी में वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं ना, तब वो 1/4 नहीं थे। मैंने कहा ये 21वीं सदी है, अब जो दौर शुरू हुआ नहीं मुझे थोड़ा समझाए ना। 1/4 मतलब जारी बात है, अगर 1/4 वो हैं, पहले भी वो 1/4 होंगे, 1/12 नहीं थे, तब वज़ीर आज़म कैसे बने? यही तो बताना चाह रहा हूँ कि अब दौर 1/12 का है, पहले 1/12 नहीं थे, ठीक है, अब लड़ाई 1/12 ठीक है। मतलब अब जो आने वाले कुछ साल हैं उसमें जो 1/12 होगा वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, वही होगा। अब इमरान खान साहब, अब एकदम इधर आ गया हूँ। अब इमरान खान साहब मुस्कुरा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही सवाल, इसलिए मैं बार बार एक स्टूडेंट की तरह पूछ रही हूँ। जी जी अच्छा। अब इमरान खान साहब 1/12 है, ठीक है, तभी वो तमाम लोगों से वो यानी कि मुख्तलिफ है और वो एग्रेसिव मूड। अच्छा, मेरे एक और सवाल है ना, क्या माजी की तरह जो 1/4 था वज़ीर आज़म बन के मुस्तकबिल में आगे जाके कुछ सालों में 1/4 वाला भी वज़ीर आज़म बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं बनेगा। अब मोहसिन नकवी साहब है, मिसाल देता हूँ आपको। मोहसिन नकवी साहब के पास 3 सीटें, 1/4 है। इधर मरियम नवाज साहब 1/4 है, दोनों MN के मालिक हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, मरियम नवाज साहब भी नहीं बनेंगी। अब मैंने एक पेशन गोई की थी भी थोड़े दिन पहले, मैंने कहा ये फरहान यूसुफ जो है ना हमारा जो अंडर-19 एशिया कप जो जीतने गया, मैं कहा ये कप उठा लाएगा, क्योंकि वो 1/12 था। हाँ। अब कहने का मतलब ये है कि अब आइंदा आने वाले टाइम में, अब मैं आ रहा हूँ जरा इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब जब तक जिंदा हैं, चाहे वो कैद में है, जब भी रिहाई होगी वो वजीर आजम बनेंगे। सियासत उनकी खत्म नहीं, अब सियासत शुरू हुई है। ये सुनिए जरा थोड़ा सा। इमरान खान साहब ये अगर मुझे कोई बुलाएगा तो इस तरह नहीं कहेगा ना 19 मार्च इधर आओ, एक सैटर्न इधर आओ, पाइसिस इधर आओ, नाम से बुलाएंगे ना शहजाद। इमरान खान साहब का किसी को पता है टाइम ऑफ बर्थ क्या है? किसी प्लेस ऑफ बर्थ तो पता होगा, हाँ, डेट ऑफ बर्थ तो है, डेट ऑफ बर्थ से वो लिब्रा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेम इमरान अहमद खान साहब जो हैं वो एरीज के मालिक हैं नेम के एतबार से। अब हम एरीज के खाने को देखते हैं तो याद रखिएगा, जो सन है 14 जनवरी को 10th हाउस में खान के, और जो मरकरी है 17 जनवरी को 10th हाउस में, मार्स 15 जनवरी को 10th हाउस में है, और प्लूटो भी है उसमें। कहने का मतलब ये है कि 10 जनवरी से लेके ऑनवर्ड ये फरवरी तक
मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर इधर पीटीआई ने फ़ायदा उठा लिया तो उठा लिया। उसके बाद फिर खान के फर्स्ट हाउस में ये याद रखिएगा कि मार्च से लेके बिटवीन 30 अप्रैल तक मरकरी एंड मार्स, सन एंड द वीनस मिलेंगे। वहाँ पे फिर बड़े अच्छे डायलॉग हो सकते हैं, और डायलॉग के बाद खान साहब की नो डाउट रिहाई होगी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब वो रिहाई होगी, हुकूमत जो है ये 2026 का जो नंबर 1 है, मरियम नवाज साहबा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब चाहे 1.5 साल 2 साल चुप करके बैठे हैं, बनी गाला में बैठे हैं, उन्हें बैठना पड़ेगा। एक बात मैं पेशन कोई देने जा रहा हूँ, मैंने एक निजी चैनल पे कहा था 2008 में कि सदर जरदारी बनेंगे सदर, वजीर आजम उनकी हुकूमत में 2 होंगे। ये पेशन कोई मैं आपके चैनल पे करने लगा हूँ, इस हुकूमत में 2 वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं अकॉर्डिंग टू नेम सेट्रन के मालिक हैं, और 26 जुलाई को सेट्रन रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि अगला जो टाइम आएगा, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी सदारत के हवाले से, लेकिन वजारत तो उज़्मा में नहीं करेगी, दूसरा वजीर आजम आएगा। अच्छा, वैसे अगर देता हूं, आप कह रहे हैं इसी टेन्योर में दूसरा वजीर आजम आ जाएगा? जी हाँ। अच्छा, वैसे दूसरी पेशगोई क्या थी? अब हम आते हैं जरा बिलावल भुट्टो पे। 2026 में शादी कर ली तो ठीक है, नहीं तो 3 साल डिले। बाबर आजम ने भी 2026 में शादी कर ली, ठीक है, नहीं तो 3 साल डिले। सर जी आप इतने यकीन से कह रहे हैं कि 26 में अगर उन्होंने शादी ना की तो आगे 3 साल तक शादी नहीं होगी? अब मेरे पास नॉलेज 5 है ना, मैं वो आपको बता दूं तो शहजाद साहब जी। अच्छा, अब जरा इंडिया और पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। ठीक है। इंडिया बिल्कुल जंग नहीं कर सकता और नहीं करेगा, ये तो अच्छी उसके बात ख्वाब है, ख्वाब ही रहेंगे। अफगानिस्तान जो है वो उसको फितरतुल ख्वारिज जो भी हैं, जो भी वो पंगे करते रहेंगे, पाकिस्तान उनको यानी कि मिटाता रहेगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, मजबूत है, और 2026 में महंगाई जरूर रहेगी मुल्क पाकिस्तान में, लेकिन 2027 में कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को। ठीक है। अच्छा, ये वैसे ना आपने जो बात की कि वज़ीर आज़म आगे देखे तब्दील हो सकते हैं, तो मेरा ये अब आपसे सवाल है गुलाम अब्बास साहब, जब ये बात करे तो मैं ज़रा सोच रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था ज़हन में कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उस हुकूमत में भी टेन्योर पूरा हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म चेंज हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तब्दील हुए और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उनको रिप्लेस किया। फिर आता है 2013 वाला नून लीग का दौर, उसमें भी 5 साल टेन्योर पूरा किया गया, लेकिन उसमें भी वज़ीर आज़म तब्दील हुए। टेन्योर पूरा हुआ, तब्दील हुए, एज इट इज़। जिस तरह गिलानी साहब को रिप्लेस किया, राजा परवेज़ अशरफ ने 13 वाले टेन्योर में जो दौर हुकूमत था नवाज शरीफ साहब को रिप्लेस कर लिया था शाहिद खान अब्बासी साहब ने। अब आ जाते हैं 18 में भी 2022 में खैर पूरी पीटीआई ही चलती बनी, तहरीके अदम एतमाद आई, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लीड किया और वो पीटीआई का तख्ता उलट दिया गया। अब जो हुकूमत आई है उसमें भी इनकी ये प्रेडिक्शन है शहजाद साहब की कि अब भी वज़ीर आज़म तब्दील होंगे। सवाल ये कि बड़े तवातुर से वज़ीर आज़म तब्दील होने का सिलसिला जारी है, यानी उनकी भी अगर हुकूमत होती, एक भी पार्टी की, वो अपना टेन्योर मुकम्मल करते हैं। अगर हम 8 से शुरू कर लें, अब आप देख लें कौन सा चल रहा है, 2026 आ रहा है, तो ये जो वज़ीर आज़म तब्दील होने का सिलसिला है, ये क्या? देखें, शहजाद साहब ने तो बड़ी डिटेल से बात कर ली है, उनकी प्रेडिक्शंस हैं, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करता। वैसे ये सवाल अगर आपकी इजाज़त में शहजाद साहब से समझ लूं? नहीं, मैं एक बात कर देता हूँ। देखें, पहली बात करूँगा मरियम नवाज साहबा पे। मरियम नवाज साहबा जो हैं ये 2026 से लेके 2028 तक इस पूरे टेन्योर में वज़ीर आला रहेंगी और बहुत मजबूत वज़ीर आला रहेंगी, और अगले 5 साल भी वो वज़ीर आला रहेंगे। अच्छा, जब आप 5 साल की बात करते हैं, मुझे ज़रा समझाइएगा, जब ये हुकूमत आई थी, जब ये इलेक्शन हुए थे, तब से मिला के अगर आगे बात की तो 5 साल मिला के तो 7 साल हो जाएंगे, या इस टेन्योर को मुकम्मल हो गए 3 साल अगले आप बात करें इसकी जो, हाँ, तो पीछे वो 2 साल ऐड करें ना आप, 24-25, तो आगे 3 साल आप 5 साल अगले कहते हैं ना, तो लगता है 7 साल की बात हो रही है। 5 साल होंगे, क्योंकि आगे जब इंतखाबात होंगे तो मुझे लगता है उसमें भी अगले 2 साल आप ऐड करवाएंगे। वज़ीर आज़म ये नहीं अभी बनेंगी, 2030 के बाद। वैसे मेरे ख्याल से अगर वो वज़ीर आला कंटिन्यू करती हैं, वज़ीर आला पंजाब रहती हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं पूरे टेन्योर में, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी ना, किसी भी बड़े सूबे के वज़ीर आला बने रहना। अच्छा, इसमें ना मरियम नवाज साहबा जो है ना, इसकी मेरी पहली प्रेडिक्शन भी है 2025 में कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला बनेंगी और वो 2 दफ़ा वज़ीर आला रहेंगी, तीसरी दफ़ा जाके वो वज़ीर आज़म बनेंगी। तीसरा जो सवाल था कि वज़ीर आज़म बड़ी तरतीब से 2.5 साल के बाद बदल देते हैं, ठीक है, ये हुकूमत अपने 5 साल
پورے کرے گی اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے یہ 5 سال پورے کرے گا. اگر اس میں بریک بنی ٹھیک ہے تو میاں یعنی آپ کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو کوئی ریپلیس نہیں کرے گا. اگر ان کیس اگر ریپلیس ہوگا بھی تو میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. یہ میں نے 2025 میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بنیں گے, چاہے وہ اس ٹینور میں بنے یا اگلے ٹینور میں بنے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک دفعہ وزیر اعظم ضرور بنیں گے. یعنی آگے اتحادی پھر آپ کو حکومت نظر نہیں آتی, کیونکہ وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, ان کے بارے میں ایک بڑا کلیئر تاثر ہے. دیکھیں میں جب بھی آپ اتحادیوں کے ساتھ حکومت بناتے ہیں تو عموماً ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ نہیں لیڈ کر سکتے, تو شہباز شریف صاحب اس میں زیادہ بہتر ہیں, کیونکہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا, اور کوئی مفاہمت پسند ہوتا ہے, کوئی نہیں کر پاتا. اور اس کا مطلب پھر آگے آپ کو اتحادیوں والی حکومت نظر نہیں آتی ہے. میرا سوال سمجھ گئے؟ میں سمجھ رہا ہوں. یہ جو حکومت نون لیگ, اگر آپ نون لیگ 2026 میں میں آپ کو بتاؤں 2026 میں تو نون لیگ اپنی حکومت مسلسل رکھے گی, ٹھیک ہے, میں 26 کی بات کر رہا ہوں. 27 میں بھی وہ مکمل رکھے گی, ٹھیک ہے, 28 میں بھی مکمل رکھے گی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ. جب نیا الیکشن ہوگا تو اس میں اتحادی نہیں ہوں گے, صرف میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور نون لیگ کی. ہاں, کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میاں صاحب تبھی وزیر اعظم بنیں گے جب اتحادی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. عالیہ صاحبہ آپ مسکرا رہی ہیں. عالیہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ کس بات میں مسکرا رہی تھی؟ جی جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی عالیہ. بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پر جو جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو آغاز میں کہا, مجھے یہ نہیں لگ رہا. مجھے لگ رہا ہے 2026 جو ہے یہ الیکشن کا سال ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس سال میں سارا حکومت نئے سرے سے بنے گی, ٹھیک ہے, اور نئے چہرے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, نئے چہرے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ نئے چہرے سے آپ کی مراد کیا ہے کہ بالکل نئے سیاستدان آ جائیں گے, یا پھر آپ پی ٹی آئی کو آتا دیکھتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں؟ چہرے یعنی ریپلیس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, مطلب آپ پی ٹی آئی کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں, پی ٹی آئی کے لیے اچھا وقت دیکھتی ہیں؟ نہیں, پی ٹی آئی کی ترقی گریجول ہے, لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کر رہے ہیں چہرے, وہ نئے چہرے سامنے آ جائیں گے. چلے جی. انسا شاہ, آپ کا لاسٹ کامنٹ. انسا, آج کل لوگ بڑا یہ اورا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا اورا بڑا کلیئر ہونا چاہیے, بڑا کلین ہونا چاہیے, اس کے لوگ بڑی بڑی پریکٹسز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہے تو میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گی اورا کے حوالے سے ذرا دوسرے لوگوں کو گائیڈ کر دیں. دیکھیں, جیسے آپ کا امیونٹی لیول ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا امیونٹی لیول بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, بیمار نہیں ہو پاتے ہیں, جلدی بیمار نہیں ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے جلدی بیمار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کی امیونٹی جو ہے وہ بہت ویک ہے. اسی طریقے سے اورا جو ہے وہ بھی آپ کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. آپ کے ہر دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں, یونیورس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں, ان سب کی ہر چیز کی اپنی اپنی انرجی ہے. اسی طریقے سے ہماری بھی اپنی ایک انرجی ہے, ہمارا اپنا اورا ہے. اور جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اورا جو ہے کلینزنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے, اسپرچل پریکٹسز سے, میڈیٹیشن سے, یوگا سے, اور سب سے زیادہ جو آپ کی جو انٹینشنز ہوتی ہیں, جو آپ کی جو سوچ ہوتی ہے, آپ کی جو نیت ہوتی ہے, وہ اگر کسی بھی چیز کے لیے پازیٹیو ہوتی ہے, آپ کی جو انرجی اگر پازیٹیو ہوتی ہے تو آپ کا اورا بھی پازیٹیو ہوتا ہے. اور اگر آپ نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں ہر وقت, دوسروں کے بارے میں بھی, دوسروں کے لیے نیگیٹو کرتے رہتے ہیں, تو آپ کا اورا جو ہے وہ یہ نہیں کہ نیگیٹو اورا ہے آپ کا. تو اسی طریقے سے وہی کہتے ہیں نا کہ ڈیول انرجیز بھی ہیں دنیا میں, اور جو ہے پازیٹیو انرجیز بھی ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو اورا ہے وہ اگر جو ہے وہ بائی برتھ کسی کا بہت پازیٹیو ہوتا ہے, بائی برتھ کسی کا بہت نیگیٹو ہوتا ہے, لیکن ریلیجیس پریکٹسز سے آپ اس کو کلینز کر سکتے ہیں, جیسے میڈیٹیشن ہو گیا, یوگا ہو گیا. اور آپ کا لاسٹ کامنٹ اباؤٹ اورا. دیکھیے, اورا جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کے اندر کا موسم اور باہر کا ماحول, ان سے مل کر بنتا ہے. اورا کلینزنگ روز کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہمیں ایسے ٹاکسک لوگ ملتے ہیں کہ جو ہماری انرجی کو ڈاؤن کر دیتے ہیں, یا ہمارے اورا کو بھی ڈارک کر دیتے ہیں, یا ہمارے اورا میں اٹیک کر دیتے ہیں. ہمارے اسلام میں جو ایک ہے حصار بنانا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اورا لاک کرنا.
آپ اپنا حصار بنا لیتے ہیں, آپ اپنے اورا کو لاک کر لیتے ہیں, تو اس میں ٹاکسک ماحول نہیں آتا. اور جو اپنا ویسے آپ کا ذاتی اورا ہے وہ آپ کی اپنے اندر کا موسم ہے, جیسے آپ اندر سے ہوں گے ویسے ہی آپ کی انرجی. یعنی کہتے ہیں اگر آپ کے اندر خوبصورتی ہے تو آپ کو ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے, اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی تو آپ کو ہر چیز بری نظر آتی ہے. یس, آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا خیالات سے بدلتی ہے, حالات سے نہیں. تو جیسے آپ کا خیالات بدلتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے. تو یو نیڈ ٹو بی لٹل پازیٹیو, اور اورا کلینزنگ, اورا کو پازیٹیو کرنا میٹر آف سیکنڈز. ٹھیک ہے جی, یہ جو میٹر آف سیکنڈز ہے اس کو اچیو کرنے میں بہت سال لگ جاتے ہیں سر. جی, اورا ہے کیا بیسیکلی یہ پہلے سمجھنا ہے. اس باڈی سے 6 انچ دور ایک روشنیوں کا ہولہ ہے جس کے اندر کلرز ہیں. ٹھیک ہے, ان کلرز کا کمی پیشی جب ہوتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے یلو کلر ہے تو یلو کلر کم ہوگا تو ہمارے سٹمک پرابلم آنا شروع ہو جائے گی. ہمارا بلو کلر کم ہوگا یا زیادہ ہوگا تو ہمارے سر میں پرابلم شروع ہو جائے گی. ہمارا نارنجی کلر جو ہے اس میں اپ ڈاؤنس ہوگا تو ہمارے لنگز کا اور سینے کا پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا. ہمارا ریڈ کلر اگر کم یا زیادہ ہوگا تو ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ بلڈ کے پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گے, درد سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں. ٹھیک ہے, اب اورے کو کلین کیسے کرتے ہیں؟ کلین اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی جو ہے آپ کے لطائف کے ساتھ, اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر 6 لطائف رکھے ہیں, نفسی, سری, روحی, قلبی, اخفا. یہ پوری ایک روشنیوں کا ایک چین ہے اور اسی چین کے ساتھ ہم زندہ ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. نیا سال, نئی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے سال بہترین سال ثابت ہو, ہمارے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے, برکتیں لے کر آئے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.